हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद शुभम सर। आज हम लोग एसी सर्किट्स में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एसी सर्किट्स में पावर का टॉपिक देखा था। पावर में क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं या कौन कौन से सर्किट्स में क्या क्या पावर होता है, ये सब हम लोग ने देख लिया है। आज हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट रेजोनेंस सर्किट्स। तो हम लोग एक सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट देखेंगे और एक पैरेलल रेजोनेंस सर्किट देखेंगे। जो फर्स्ट हमको देखना है दैट इज़ LCR सीरीज़ रेजोनेंस। ओके, तो इसके लिए LCR सर्किट अगर तुमने पहले वीडियो देखा है तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, अदरवाइज़ मैं लिंक यहाँ अटैच कर दे रहा हूँ। बाकी इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं, ये AC सर्किट 07 है, AC सर्किट 01 से लेके 06 तक जितने भी लेक्चर्स अपलोडेड हैं सबके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो दैट ऑल्सो यू कैन फाइंड, वो भी तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये सीरीज़ LCR रेजोनेंस करना है या LCR सीरीज़ रेजोनेंस करना है, इसके लिए सीरीज़ LCR सर्किट आना बहुत ज़रूरी है। तो AC सर्किट 04 में मैंने डिस्कशन किया है LCR सीरीज़ सर्किट का पूरा, तो यू कैन वॉच इट हियर एज वेल, उसका लिंक मैंने डाल दिया है। नेक्स्ट जो है हमको LC या बेसिकली पैरेलल रेजोनेंस सर्किट करना है, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। और ये वाला जो सर्किट हम करेंगे ना, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है दैट इज़ कॉल्ड एज ट्यूनिंग फैक्टर या बेसिकली गुड रेजोनेंस का एक कंडीशन जिसको बोलते हैं। तो उसमें हम लोग गुड रेजोनेंस को ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये रेजोनेंस कंडीशन ऑलरेडी मैंने LCR सर्किट के एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बता दिया था कि क्या रेजोनेंस का कंडीशन होता है। तो उसी कंडीशन को आगे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके आज इसको पूरा हम लोग डिटेल में समझेंगे। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। Let's start with series LCR resonance। पहले LCR सर्किट सबको याद है, सीरीज LCR सर्किट एक रेजिस्टर, इंडक्टर और एक कैपेसिटर AC सर्किट में हम लोग कनेक्ट करते थे। सो वी आर डूइंग LCR सीरीज रेजोनेंस। ठीक है, तो पहले LCR सर्किट बना लेते हैं फिर हम लोग समझते हैं। LCR सर्किट में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, और ये सबके अक्रॉस हमने एक वोल्टेज अप्लाई करके रखा है विच इज़ E। ठीक है, हमको पता होता है कि ये तीनों, सिंस ऑल दे आर इन सीरीज़, ये तीनों सीरीज़ में हैं तो इनके थ्रू करंट सेम होगा। हम लोग इमेजिन कर लेते हैं किसी इंस्टेंट पे करंट ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो करंट का वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं I = I0 sin ωt। ये हर लेक्चर में मैं बोलते चल रहा हूँ। क्यों करंट हम लोग लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि करंट पता है सब में सेम है, EMF के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। और EMF जब हम लोग सिंप्लीफाई करके पूरा निकालते हैं तो वो आता है E0 sin ωt ±5। मतलब ये सर्किट कभी इंडक्टिव बिहेव कर सकता है, कभी कैपेसिटिव बिहेव कर सकता है, कभी दोनों भी नहीं बिहेव करता है। मतलब जब ये इंडक्टिव बिहेव करेगा तो EMF 5 फेज़ आगे होगा, क्योंकि हमको पता है इंडक्टर EMF को 90 डिग्री से आगे रखना चाहता है। जब ये कैपेसिटिव बिहेवियर देगा तब EMF 5 फेज से पीछे भी होगा, क्योंकि हमको पता है कैपेसिटर EMF को 90 डिग्री से लैग कराता है। या एक केस ऐसा भी आएगा जब फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा, मतलब ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट जैसा बिहेवियर भी देता है। तो इसी में वो तीन कंडीशंस में जो थी, तो वो तीन कंडीशंस में यहाँ लिखता हूँ। इसमें जो केसेस होते थे या कंडीशंस होते थे, फर्स्ट वाज XL ग्रेटर दैन XC। तो ये तो अपने काम का नहीं है फ़िलहाल, इसको हमने ऑलरेडी LCR सर्किट में पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है क्या होता है। सेकंड था XC ग्रेटर दैन XL, ये भी अपने काम का नहीं है फ़िलहाल, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। थर्ड वाला जो सर्किट था या थर्ड वाला जो कंडीशन था, व्हेन XL वाज इक्वल टू XC, ये कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। तो इसके बारे में आज डिस्कशन करना है हमको। वहाँ पे सिर्फ हमने एक नाम दे के छोड़ दिया था कि ये कंडीशन में रेजोनेंस होता है। सो विल सी व्हाट रेजोनेंस इज़, रेजोनेंस होता क्या है, और पर्टिकुलर रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कौन से फ्रीक्वेंसी पे ये रेजोनेंस आएगा। सो दिस कंडीशन वी आर इंटरेस्टेड इन टुडे, रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, इस पे समझेंगे। रेजोनेंस कंडीशन ये है, तो हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, सिंस Z इन LCR सर्किट और सीरीज LCR सर्किट इज़ √R² + XL डिफरेंस XC द होल स्क्वायर। ये फार्मूला सीरीज LCR सर्किट के वीडियो में है।
अब क्लियरली दिखाई पड़ रहा है एक्सएल और एक्सी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इनका डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आर। तो इम्पेडेंस की वैल्यू आर आई है। ज़रा ठीक से देखो, इम्पेडेंस का वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन से देखूं तो आर उसकी मिनिमम वैल्यू है। बाकी किसी भी केस में अगर एक्सएल एक्सी से बड़ा है या एक्सएल एक्सी से छोटा है तो हर केस में इम्पेडेंस की वैल्यू जेड से ज़्यादा ही है। सिर्फ ये एक ऐसा केस है जिसमें जेड की वैल्यू आर के इक्वल है और ये मिनिमम है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये मिनिमम है। सो देयरफॉर इन रेजोनेंस कंडीशन impedance of the circuit is minimum। अच्छा, इम्पेडेंस का मतलब क्या होता है? इम्पेडेंस का मतलब होता है सर्किट का ओवरऑल रिएक्टेंस कितना है, या ऑपोजिशन कितना है, या ओवरऑल बिहेवियर कैसा वो दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडक्टर का अपने तरीके से रिएक्शन होता है, कैपेसिटर का अपने तरीके से रिएक्शन होता है, और रेजिस्टेंस का अपने तरीके से। सो इट इज़ ओवरऑल रिएक्शन इन द सर्किट, एंड व्हेन दिस इज मिनिमम, सो देयरफॉर current will be, if we find current क्या हो जाएगा? current हो जाएगा I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाई Z। तो अगर Z की वैल्यू मिनिमम है तो I नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। सो देयरफॉर I नॉट विल बी मैक्सिमम। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि जब सर्किट में रेजोनेंस होता है ना, तो बहुत हाई करंट फ्लो करता है। मतलब यही सीरीज़ LCR सर्किट में लगाऊं तो इसमें बाकी जितने भी केसेस हैं, चाहे एक्सएल ग्रेटर दैन एक्सी हो, चाहे एक्सी ग्रेटर दैन एक्सएल हो, इन दोनों केसेस में जो करंट का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम नहीं होगा। बट इस पर्टिकुलर केस में जब एक्सएल एक्सी से इक्वल होता है तो इस पर्टिकुलर केस में सर्किट में मिनिमम इम्पेडेंस आता है और करंट मैक्सिमम हो जाता है। सो दैट्स वाई द नेम रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे पूरा सर्किट रेजोनेट हो रहा है। रेजोनेट हो रहा है मतलब मैक्सिमम करंट आउटपुट दे रहा है। अगर मैक्सिमम करंट दे रहा है तो मैक्सिमम वोल्टेज आउटपुट मिलेगा, मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है तो मैक्सिमम पावर आउटपुट भी मिलता है। तो ये करंट के बारे में पता चल गया, इम्पेडेंस के बारे में पता चल गया। थोड़ा इम्पेडेंस के बारे में और डिस्कशन करते हैं। अगर ये इम्पेडेंस का इक्वेशन है और इम्पेडेंस के बारे में बात करूं कि अगर इम्पेडेंस की वैल्यू इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे या इस पर्टिकुलर केस में आर हो जाता है तो बाकी केसेस में इम्पेडेंस का बिहेवियर कैसा है, तो यही फॉर्मूले को कैरी फॉरवर्ड करते हैं हम लोग। अपने को पता है सिंस एक्सएल इज़ इक्वल टू ओमेगा एल, या इसी को मैं 2 पाई इंटू एफ इंटू एल लिख सकता हूँ, सिंस ओमेगा इज़ 2 पाई एफ। 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी होता है ना ओमेगा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ऑल्सो एक्सी इज़ 1 अपॉन ओमेगा सी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ को ये एक्सप्रेशन में डाल के z का कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इट इज़ आर स्क्वायर, यहाँ मैं डालता हूँ तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, एक्सएल का स्क्वायर है ना, या चाहिए तो मैं सिंपली ये रखता हूँ, ठीक है, 2 पाई एफ एल डिफरेंस 1 अपॉन 2 पाई एफ सी का होल स्क्वायर, राइट। ये हमको एक्सप्रेशन मिल रहा है z का। ज़रा z का रिलेशन फ्रीक्वेंसी से समझने का ट्राई करते हैं। अगर मैं फ्रीक्वेंसी कम रखता हूँ, इफ़ f इज़ स्मॉल, अगर मैं फ्रीक्वेंसी लो रखता हूँ तो देखो क्या होगा। फ्रीक्वेंसी लो रखने पे होगा ये कि यहाँ लो वैल्यू है बट इधर डिनोमिनेटर में भी लो वैल्यू है, तो ये वैल्यू कम होगी बट ये वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो इनका डिफरेंस का स्क्वायर ओवरऑल बढ़ जाएगा। सो इफ फ्रीक्वेंसी इज स्मॉल z इज़ लार्ज। ये सबको समझ में आया? ठीक से एक बार फिर से देख लो। अगर f छोटा है, इफ़ f इज़ अ स्मॉल नंबर देन दिस टर्म विल बी स्मॉल, ये टर्म तो छोटा हो जाएगा, बट ये टर्म में f डिनोमिनेटर में है तो ये टर्म ओवरऑल बड़ा हो जाएगा, तो इनका डिफरेंस का स्क्वायर वो और बड़ा हो जाएगा। दैट्स वाई z विल बी लार्ज व्हेन f इज स्मॉल। ऑल्सो व्हेन f इज़ लार्ज, जब f ज़्यादा है तब सोचो क्या होगा। व्हेन f इज़ लार्ज, ये टर्म हाई हो जाएगा या ये टर्म का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, और ये 1 अपॉन डिनोमिनेटर में फ्रीक्वेंसी है तो ये टर्म का वैल्यू कम हो जाएगा, बट हाई वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू इसका डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा तो स्क्वायर भी ज़्यादा हो जाएगा, तो z भी ज़्यादा हो जाएगा। सो z इज़ लार्ज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। जब f छोटा है तो z बड़ा है,
जब f बड़ा है तो भी z बड़ा है, तो z का जो वैल्यू है वो मिनिमम कहाँ पहुँच रहा है, वो पर्टिकुलर किसी ऐसे फ्रीक्वेंसी पे पहुँच रहा है जहाँ xl और xc सेम हो जाते हैं। जब तक इन दोनों में डिफरेंस रहेगा तब तक z का वैल्यू ज़्यादा रहेगा, और इन दोनों में डिफरेंस तब तक रहेगा जब तक फ्रीक्वेंसी छोटा या बड़ा रहेगा। एक ऐसा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है जिसके लिए z की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कम्प्लीटली कैंसल आउट कर देते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर केस है उसी को हम लोग रेजोनेंस बोल रहे हैं। तो अगर मैं z का ग्राफ बनाऊं विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ देखो कैसे जाने वाला है। दिस इज z वर्सेस फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी छोटा है तो z बड़ा है, जब फ्रीक्वेंसी बड़ा है तो z बड़ा है, मतलब z की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मिनिमम है। देखो जब फ्रीक्वेंसी छोटा है, छोटे से जब फ्रीक्वेंसी यहाँ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी जब छोटा है तो z बढ़ रहा है इस तरफ, राइट, और फ्रीक्वेंसी जब बढ़ रहा है तो भी z बढ़ रहा है। तो कहीं एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, कहीं एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी पे z कम होके मिनिमम आ जा रहा है। देखो ना, दोनों तरफ इसको हाई वैल्यू लेना है, तो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल ऐसे है कि एक बार हाई से ही अपने मिनिमम पे आएगा फिर हाई पे जाएगा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ z दैट इज़ मिनिमम, और जो कि r के इक्वल है। ठीक है, तो ये रेजोनेंस कंडीशन में इम्पेडेंस का ग्राफ होता है। अगर कोई LCR सीरीज सर्किट है तो उसका इम्पेडेंस का बिहेवियर ये है। ये ग्राफ अच्छे से देख लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया है। व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ, ठीक से देख लो एक बार। हमको पता था रेजोनेंस कंडीशन या इस LCR सर्किट में 3 कंडीशंस में से एक कंडीशन ऐसा है जहाँ पे इम्पेडेंस मिनिमम हो जाता है। अगर इम्पेडेंस मिनिमम हो गया तो करंट मैक्सिमम हो गया, तो इसलिए ये कंडीशन को हमने रेजोनेंस कंडीशन नाम दिया। क्यों? क्योंकि करंट मैक्सिमम है तो सर्किट में मैक्सिमम आउटपुट आएगा। रेजोनेंस को तुम बहुत तरीके से रिलेट कर सकते हो, जैसे रेजोनेंस का ट्यूब एक्सपेरिमेंट तुमने देखा होगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में या स्टेशनरी वेव्स में। हम लोग बार बार अलग अलग फ्रीक्वेंसी ट्राई करते हैं, बट जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच होती है हमको लाउड साउंड सुनाई पड़ता है, तो दैट इज़ ऑल्सो रेजोनेंस। तो यहाँ भी वही चीज़ चल रहा है, फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है किसी तरह से, तो हमको रेजोनेंस प्रोवाइड या हमको रेजोनेंस ऑब्टेन हो रहा है सर्किट में। ठीक है, तो ये तो Z का सारा कुछ डिटेल हो गया। फिर हम लोग ने Z को आगे डिस्कस किया फ्रीक्वेंसी के साथ। सो वी फाउंड आउट दैट व्हेन f इज स्मॉल z इज लार्ज एंड f इज लार्ज z इज ऑल्सो देन लार्ज। और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे z आके मिनिमम हो जा रहा है, मतलब ऑफकोर्स ये लार्ज वैल्यू से गिरते गिरते मिनिमम पे आएगा फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो हमको डिस्कस करना है वो करंट का ग्राफ डिस्कस करना है, फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। तो यही मैं साइड में करंट का ग्राफ बना देता हूँ, ज़रा देख लो। इफ़ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ आई नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो हमको क्लियरली समझ में आ रहा है जब z हाई होगा तो ये एक्सप्रेशन देखो, व्हेन z इज़ हाई आई विल बी लो, एंड व्हेन z विल बी हाई, z यहाँ भी हाई है और यहाँ भी हाई है, राइट। तो इन दोनों रीजन्स में करंट की वैल्यू लो होगी, एक्सेप्ट फॉर दिस वन रीजन जहाँ z मिनिमम है वहाँ I मैक्सिमम होगा। देखो ना, जब z मिनिमम होता था तो I मैक्सिमम होता था ना, तो I नॉट का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ जो होगा दैट विल बी एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दिस ग्राफ। मतलब जो z का ग्राफ है उसी के एग्जैक्ट ऑपोजिट ग्राफ या उसका ही एग्जैक्ट ऑपोजिट ग्राफ होता है I का। ठीक है, देखो I कैसे, बाकी सब फ्रीक्वेंसीज़ के लिए I कम है एक्सेप्ट फॉर वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम नाम देते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखो ना, यहाँ करंट कम है बढ़ते जा रहा है, यहाँ पहुँच के करंट मैक्सिमम हो जा रहा है। ठीक है, दिस इज़ आई नॉट मैक्सिमम। इस ग्राफ के बारे में और डिस्कशन करना है, यही ग्राफ से हम लोग रेजोनेंस कंडीशन निकालेंगे, रेजोनेंस का गुड रेजोनेंस का कंडीशन निकालेंगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे, यहाँ पे बैंडविड्थ निकालेंगे, बहुत कुछ निकालेंगे सिर्फ इसी ग्राफ के बेसिस पे। तो आई होप इतना ग्राफ सबको समझ में आया होगा। ये दोनों ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, पॉज करके नोट डाउन कर लो इतना, फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। वी विल फाइंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एज वेल। ठीक है, नोट डाउन करो सब लोग। ओके, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा पॉज करके। मैं साइड हो गया हूँ, चलो। यहाँ मैं डिस्कस कर लेता हूँ फ्रीक्वेंसी।
हमको पता है रेजोनेंस कंडीशन या रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन है, रेजोनेंस के लिए कंडीशन है कि XL शुड बी इक्वल टू XC। सो फॉर रेजोनेंस XL शुड बी इक्वल टू XC, राइट। तो XL का फॉर्मूला क्या होता है, XL का फॉर्मूला अभी हमने निकाला, मैं इसको ओमेगा के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। XL होता है ओमेगा L और XC होता है 1/ओमेगा C। यहाँ से ये ओमेगा इधर ले लो तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/LC। L यहाँ जाएगा ना, तो ओमेगा क्या मिलता है, ओमेगा मिलता है 1/√LC। इसको भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ही है। यहाँ हम लोग एक नॉट का साइन लगाते हैं जस्ट टू इंडिकेट रेजोनेंस। यही ओमेगा को मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो ओमेगा होता है 2πf0 इज़ 1/√LC। तो यहाँ से फाइनली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन आ गया है 1/2π√LC। दिस एक्सप्रेशन इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पे जाके सर्किट अपने थ्रू मैक्सिमम करंट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे ही सर्किट में ये फ्रीक्वेंसी सेट होती है, सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगता है। तो अगर मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है तो उसके थ्रू जो भी आउटपुट कनेक्टेड है वहाँ तुमको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। तो इसीलिए कभी रेडियो ट्यूनिंग वगैरह किया रहेगा तो रेडियो ट्यूनिंग पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम लोग जैसे 92.7 हम लोग एक नॉब घुमा के 92.7 सेट करते थे पुराने रेडियोज़ में, तो क्या होता था, आवाज़ आने लगता था ना। या कोई दूसरा चैनल जैसे 93.5 सेट किया तो भी आवाज़ आने लगता था, गाना सुनाई देने लगता था। बट क्या वही सेम गाना जैसे मैं 93.5 का गाना सुनना चाहूँ तो मुझे 93.2 पे वो गाना सुनाई नहीं पड़ता था। क्यों नहीं सुनाई पड़ता था? क्योंकि 93.2 जो फ्रीक्वेंसी थी वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं होती थी, या जो सिग्नल आता था वो 93.2 का नहीं आता था, वो 93.5 का आता था। तो अगर 93.5 का फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करके हाई आउटपुट देना है तो उसके लिए अपने सर्किट का फ्रीक्वेंसी भी उतना ही सेट करना पड़ेगा। तो ये सर्किट जो है ना, ओवरऑल सर्किट हमने बनाया है, ये सर्किट करता ही काम ये है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके लिए मैक्सिमम आउटपुट दे देता है। तो इसलिए ये सर्किट का जो नाम है ना, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर सर्किट। सो सिंस दिस सर्किट गिव्स maximum current for a particular frequency, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम करंट देता है ना ये, therefore it is called एक्सेप्टर सर्किट। ध्यान से नाम देख लो, ये एक्सेप्टर सर्किट है, ठीक है। मतलब ये बाकी सारे फ्रीक्वेंसीज को छोड़ के एक फ्रीक्वेंसी को देखो एक्सेप्ट कर ले रहा है जो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, और उसके लिए सर्किट में मैक्सिमम करंट प्रोवाइड करता है हमको। सो दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ एक्सेप्टर सर्किट। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं एक्सेप्टर सर्किट के। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेप्टर सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इम्पिडेंस मिनिमम, करंट मैक्सिमम, ठीक है। अभी हम लोग पावर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो ये मैं क्लियर कर देता हूँ। इसी सर्किट में अगर मैं पावर निकालूं, जैसे इस पॉइंट पे मैं पावर निकालूं यहाँ, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ इस पॉइंट पे पावर में निकालूं तो ये क्या मिलेगा मुझे, ज़रा देखो, एवरेज पावर। वी नो एवरेज पावर इज़ व्हाट, एवरेज पावर इज़ IRMS स्क्वायर इनटू R, राइट। ये हमने प्रूफ किया था लास्ट लेक्चर में ही, AC सर्किट 06, उसका लिंक यहाँ पे है, देख लेना। तो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँ, यहाँ IRMS निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा I0 मैक्स अपॉन √2 इसका होल स्क्वायर इंटू R, करेक्ट। IRMS यही होता है ना, I0/√2। तो यहाँ I0 क्या है, I0 मैक्स है। तो पावर कितना आ जाएगा, पावर आ जाएगा I0 मैक्स का होल स्क्वायर इंटू R/2। दिस इज़ द एवरेज पावर। ये इस पॉइंट पे एवरेज पावर होता है, ठीक है। कौन से पॉइंट पे, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे। और आई कैन से दिस इज पावर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ये पावर का वैल्यू आता है, ठीक है। पॉज करके नोट डाउन कर लो, मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ ताकि ठीक से दिखाई दे।
ऑलराइट, ये दो ग्राफ्स पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। ये ग्राफ्स में हमको क्या क्या मिला है, यहाँ करंट मैक्सिमम मिला है और यहाँ पावर जो मिला है दैट इज़ आई नॉट मैक्स का स्क्वायर इंटू आर बाई 2। ठीक है, यहाँ पावर की भी वैल्यू पता है हमको। ओके, पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग थोड़ा और डिस्कशन करते हैं एंड विल गो टू पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, ओके, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया है। थोड़ा हम लोग इस सर्किट के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स इसके लिख लेते हैं। 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो अब तक हमको पता चला है वो लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आया ना? इसको एक्सेप्टर सर्किट क्यों बोलते हैं? इसको एक्सेप्टर सर्किट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम आउटपुट देता है। बाकी सारी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज या बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज के लिए जो आउटपुट होता है या करंट वैल्यू होता है वो कम होता है। एक ही फ्रीक्वेंसी पे करंट का वैल्यू मैक्सिमम होता है, इसलिए इसका नाम है एक्सेप्टर सर्किट। मतलब ये उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट कर ले रहा है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या मिला है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिला है एफ नॉट, या पहले ओमेगा नॉट के टर्म्स में देखो तो ओमेगा नॉट के टर्म्स में मिला है रूट एल सी, 1/√LC, और एफ नॉट मिला है 1/2π√LC। ठीक है, करंट क्या मिला है? करंट मिला है E0/Z, और ये कैसा है? मैक्सिमम है, और Z कैसा है? R है। ठीक है, तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं LCR रेजोनेंट सर्किट के। देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पेडेंस क्या मिला है? मिनिमम मिला है, राइट? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही हो गया कि इम्पेडेंस इज मिनिमम। ठीक है, सेकंड करंट इज मैक्सिमम। ऑफ कोर्स अगर इम्पेडेंस मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम होगा, राइट? ऑल्सो पावर आउटपुट विल बी मैक्सिमम। फिर थर्ड, सर्किट कैसा बिहेव कर रहा है? ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज 1/2π√LC। और लास्टली सर्किट बिहेव्स एज एक्सेप्टर सर्किट। ये एक्सेप्टर सर्किट जैसा बिहेवियर दे रहा है। ठीक है, इतनी बातें इनफ है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट दिस सीरीज LCR सर्किट, इतना आई थिंक इनफ होना चाहिए। और तो कुछ अपना बचा नहीं है। पावर का वैल्यू वगैरह हमने निकाला है, जैसे पावर एवरेज क्या मिलता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे? पावर एवरेज मिलता है I0 मैक्स का होल स्क्वायर इंटू R/2। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन इनफ है। ऑलराइट, इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे हमको, तो क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, बट फिलहाल थियरी जितना है हमने कर लिया है। ओके, पॉज करके नोट डाउन करो, फिर मैं पैरेलल रेजोनेंट सर्किट करते हैं। डन? ओके, लेट्स गो टू पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, चलो देखते हैं पैरेलल रेजोनेंट सर्किट क्या है। चलो थोड़ा कर्सिव में कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट क्या है? पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, यहाँ पे अपने पास 2 कंपोनेंट्स हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर, जिनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। और इनका काम ही क्या है? इनका काम है सर्किट में इम्पेडेंस को बढ़ाना, या मैं बोलूँ करंट को कम करना। इनका काम है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट को ये कम कर देंगे। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं हम लोग। यहाँ वही EMF लगाया है।
ठीक है, ये कैपेसिटर, ये इंडक्टर। चलो लेट्स कंसीडर ईएमएफ हमको पता है इस बार। क्यों ईएमएफ पता है? क्योंकि दोनों में ईएमएफ सेम होने वाला है। तो मैं ईएमएफ कंसीडर कर लेता हूँ, लेट इट बी ई नॉट साइन ओमेगा टी। इमेजिन करो करंट किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इधर चल रहा है, तो करंट यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ करंट जाएगा और यहाँ करंट जाएगा। यहाँ जो करंट जा रहा है उसको मैं आई सी बोल देता हूँ, यहाँ जो करंट जा रहा है उसको आई एल। इंडक्टर का करंट, कैपेसिटर का करंट, सिंपल। तो टोटल करंट का अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो टोटल करंट का इक्वेशन हो जाएगा आई एल प्लस आई सी। इज दैट राइट? यही होगा ना, पैरेलल में सर्किट में करंट डिवाइड होता है तो ऐड होगा। अब ये बात याद रखना, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट का काम क्या होता है, करंट विल बी मिनिमम एट अ फ्रीक्वेंसी। तो किसी एक फ्रीक्वेंसी पे करंट मिनिमम हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन। जिस कंडीशन पे या जिस फ्रीक्वेंसी वैल्यू पे करंट मिनिमम हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल रेजोनेंस कंडीशन। जैसे इसके पहले सीरीज रेजोनेंस कंडीशन देखा था हमने, जिस पे करंट मैक्सिमम हो गया था। ठीक है, चलो लिखते हैं। अब करंट इंडक्टर में कैसा होगा? करंट इंडक्टर में ऐसा होगा कि ईएमएफ से 90 डिग्री फेज में पीछे होगा और कैपेसिटर में करंट ईएमएफ से 90 डिग्री फेज में आगे होगा। बिकॉज वी नो इन इंडक्टर करंट लैग्स एंड इन कैपेसिटर करंट लीड्स। तो वही दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आई नॉट एल साइन ओमेगा टी, करंट 90 पीछे इससे, यानी माइनस पाई बाई 2, करेक्ट। प्लस आई सी क्या हो जाएगा? आई सी हो जाएगा आई नॉट सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, करेक्ट। पाई बाई 2 लीड करेगा ना, या 90 फेज से लीड करेगा, ये 90 फेज से लैग करेगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? आई नॉट एल को मैं लिख सकता हूँ ई नॉट बाई एक्सएल, और ये साइन ओमेगा टी में से मैं माइनस साइन बाहर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। ध्यान दो, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं इसको? क्योंकि मैं ये दोनों को कॉस के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। ये मैं पाई बाई 2 हटाना चाहता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा ई नॉट बाई एक्स सी, और ये साइन 90 प्लस थीटा, डायरेक्टली इसको मैं कॉस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो 90 होने का प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कॉमन लेने में कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। मतलब अगर मैं ये टर्म कॉमन ले रहा हूँ तो बाद में अंदर सिंप्लीफिकेशन करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बस वही बात है। ये हो जाएगा ई नॉट बाई एक्सएल इंटू, ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, प्लस ई नॉट बाई एक्स सी कॉस ओमेगा टी। सेट करेक्ट? ठीक है, हम लोग ई नॉट कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं, तो देखो क्या मिल रहा है। आई इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी कॉमन, क्या मिलता है? 1 बाई एक्स सी माइनस 1 बाई एक्सएल। यहाँ तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है ना। 1 बाई एक्स सी पॉजिटिव है इसलिए पहले रखा है, 1 बाई एक्सएल माइनस साइन की वजह से नेगेटिव हो जाएगा इसलिए बाद में रखा है। अब ये जो करंट आया है ये मिनिमम कब होगा? ये मिनिमम तब होगा जब ये दोनों का डिफरेंस ज़ीरो हो जाए ना, क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस पे ही ये पूरी वैल्यू डिसाइड होगी ना। अगर ये दोनों का वैल्यू या इनके डिफरेंस का वैल्यू ज़्यादा है तो इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू ज़्यादा है, इसके डिफरेंस का वैल्यू कम है तो इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू कम है, या इन दोनों का डिफरेंस अगर ज़ीरो हो जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ कि करंट मेरा क्या हो जाएगा? मिनिमम। सो सिंस एट रेजोनेंस करंट विल बी minimum, so therefore 1 by xc must be equal to 1 by xl। तो यहाँ से फिर वही सेम कंडीशन आ जा रहा है, xl इज इक्वल टू xc। बट ये ध्यान देना, ये ऐसा फ्रीक्वेंसी कंडीशन है जिस पे करंट मिनिमम हो रहा है, ना कि मैक्सिमम। तो पुराना कंडीशन से इसको कंफ्यूज मत करना। xl हो जाता है 2 पाई f, या मैं इसको पहले ओमेगा l ही लिखता हूँ, ओमेगा l इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा c। फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं, क्या मिलेगा देखो। ठीक है, यही कर लेते हैं। सो देयरफॉर यहाँ से ओमेगा क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा 1 अपॉन रूट एल सी।
राइट। सेम एक्सप्रेशन है ना, जो पिछले एक्सप्रेशन में किया या जो पिछले सर्किट में किया वही सेम एक्सप्रेशन है। तो ओमेगा मिल गया, सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी, इसको मैं ओमेगा नॉट ले लेता हूँ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ से एफ नॉट आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। यहाँ तक किसी को परेशानी तो नहीं है? 2 पाई के लिए परेशान हो, कहाँ से आया है? तो ये 2 पाई ओमेगा को सब्स्टिट्यूट करके आया, ओमेगा 2 पाई एफ होता है ना, जैसे पिछले केस में सब्स्टिट्यूट किया था। तो यहाँ ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई है। ये फ्रीक्वेंसी पे करंट मिनिमम होता है, ये फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है? करंट मिनिमम होता है। तो अगर मैं ग्राफ्स बनाऊँ करंट और इम्पेडेंस के लिए, तो मुझे कैसा ग्राफ मिलने वाला है ज़रा देखते हैं। हमको पता है कि ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट हो जा रहा है मिनिमम, तो मैं ग्राफ अगर ड्रॉ करूँ तो मुझे ग्राफ कैसा मिलेगा? देखो, ये आई नॉट, ये फ्रीक्वेंसी, तो बाकी सब फ्रीक्वेंसीज पे करंट हाई है, बट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट आके ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, लाइक दिस। तो ये वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है कोई जहाँ पे करंट तुम्हारा क्या हो रहा है? ज़ीरो, ठीक है। थोड़ा डायग्राम से एडजस्टमेंट्स कर लो। ओके फाइन, नाउ इट शुड बी क्लियर। ये देखो, ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एफ नॉट पे करंट क्या है? मिनिमम है। ओके, तो अगर मैं इम्पेडेंस का ग्राफ बनाना चाहूँ, ठीक है, इसको मैं अच्छे से ही ड्रॉ करता हूँ, रुको, पूरा डायग्राम ही ख़राब हो गया। आई नॉट और फ्रीक्वेंसी, सो ग्राफ गोज समवट लाइक दिस, ठीक है। अभी ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये हो गया मिनिमम, और ये जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ एफ नॉट। तो अगर मैं z का ग्राफ बनाऊँ इसी के रिस्पेक्ट में, तो अगर करंट यहाँ मिनिमम है तो z यहाँ क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए ना, तभी तो सर्किट में करंट मिनिमम हो जाएगा। तो मैं z वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाऊँ अगर, तो ग्राफ एग्जैक्टली इसका उल्टा होगा। तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा लाइक दिस। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट मिनिमम हो रहा है उस फ्रीक्वेंसी पे z मैक्सिमम होगा, ठीक है। जस्ट एग्जैक्टली उल्टा ग्राफ चलेगा। अब इसके केस में पावर वगैरह निकालने का ज़रूरत नहीं है, सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है ये सर्किट। बस एक चीज़ याद रखो कि ये जो सर्किट कर रहा है काम, ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पकड़ के उसके लिए करंट मिनिमम कर देता है। तो हम अगर किसी सर्किट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं चाहते हैं तो ये सर्किट कनेक्ट करते हैं। मतलब जैसे सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मेरे सर्किट में या मेरे जो डिवाइस है उसमें कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आके डिस्टर्बेंस ना प्रोड्यूस करे, तो मैं उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ट्यूनिंग करके एक सर्किट लगा दूंगा। देखो ना, फ्रीक्वेंसी डिसाइड करना तो अपने हाथ में है ना, हम L अपने हिसाब से लगाएं, C अपने हिसाब से लगाएं, फ्रीक्वेंसी हो गई डिसाइड, दैट्स ऑल। 2 पाई कांस्टेंट है ना, तो अपना L वैल्यू और C वैल्यू अपने हाथ में है कंट्रोल करना। सो वी कैन पुट एनी L और C वैल्यू सच दैट इट प्रोड्यूसेस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमको मालूम है ये सर्किट का बिहेवियर ही ये है कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये सर्किट करंट को मिनिमम कर देगा, ठीक है। तो यहाँ करंट का वैल्यू मिनिमम आता है, इसलिए इसका नाम जो होता है वो होता है रिजेक्टर सर्किट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये सर्किट क्या है? रिजेक्टर सर्किट है। तो ये ध्यान देना। इसके बारे में नोट डाउन करो, तो हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से लिख लेते हैं, 4-5 पॉइंट जो भी मिला है, फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रेजोनेंस कंडीशन पे बात करते हैं, ठीक है। नोट डाउन करो पॉज करके। ओके, सबने लिख लिया है? मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं सर्किट के जो हमको मिले हैं, फिर इसके बाद हम लोग जाते हैं रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे। जो LCR में हमको रेजोनेंस मिल रहा था, थोड़ा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि उसमें और रेजोनेंस अच्छा कैसे हो सकता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं गुड रेजोनेंस कंडीशन, थोड़ा उस पर बात करते हैं, ठीक है। पहले इसके पॉइंटर्स देख लो क्या क्या मिला ये सर्किट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सर्किट में इम्पेडेंस जो होता है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है? इम्पेडेंस इज़ मैक्सिमम एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सो देयरफॉर current is minimum at resonant frequency, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या मिला? तीसरा चीज़ ये मिला है कि जो
फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिली है दैट इज़ एफ नॉट, इट इज़ 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। और क्या मिला है लास्ट, आई थिंक इतना काफ़ी है, इतना ही कुछ मिला है ना आपको। और एक लास्ट चीज़, इट इज़ कॉल्ड रिजेक्टर सर्किट। ठीक है, इतना इनफ है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ठीक है, तो ये हेडिंग डाल के लिख लो, छोटा सा 4 पॉइंट है, पूछता है मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज रेजोनेंट सर्किट एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, तो ये काम आएगा 3-4 पॉइंट्स 2 मार्क के लिए। ओके, डन, ऑलराइट। अब हम गुड रेजोनेंस की बात करेंगे, या रेजोनेंस कब अच्छा होता है, कितना अच्छा हो सकता है, वो भी हम लोग बात करेंगे। सो विल बी टॉकिंग अबाउट गुड रेजोनेंस इन LCR सर्किट। ठीक है, अब मैंने LCR सर्किट लगा दिया तो मुझे करंट का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, इसी के रिस्पेक्ट में सब कुछ बात करेंगे हम। करंट के वैल्यू के रिस्पेक्ट में जो जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उस पर डिस्कशन करना है हमको। तो ये करंट होता था, ये रेजिस्टेंस, सॉरी ये फ्रीक्वेंसी होता था, और इसका जो ग्राफ आता था वो कुछ ऐसा आता था ग्राफ, राइट। यस, दिस यूज्ड टू बी द ग्राफ, ये ग्राफ है अपने पास। और यहाँ हमको पता है कि करंट क्या होता था, मैक्सिमम होता था I0 मैक्स, और ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो होती थी वो होती थी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ना, उसको हम F0 के बजाय ओमेगा नॉट में लिखेंगे, क्योंकि सारा जो अपना फॉर्मूला आगे आने वाला है वो ओमेगा के टर्म्स में आएगा। तो ओमेगा नॉट को कंसिडर करते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। हमको पता है ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट इज़ 1/√L C, राइट। ओके, ये हो गया ओमेगा नॉट के बारे में। अब ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, इस पे जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है, और जो पावर होता है वो कितना होता है, पावर भी मैक्सिमम होता है, एंड दैट इज़ I0 मैक्स का होल स्क्वायर इंटू R/2, इतना पावर होता था, करेक्ट। ठीक है, तो अगर मुझे गुड रेजोनेंस चाहिए, अच्छा रेजोनेंस चाहिए, तो क्या होना चाहिए, सुनो। अगर गुड रेजोनेंस चाहिए तो जो रेंज है जहाँ पे करंट का वैल्यू हाई है वो बहुत कम होना चाहिए। ये स्टेटमेंट को ठीक से समझो। इफ़ आई वांट अ गुड रेजोनेंस, अगर मुझे एकदम शार्प रेजोनेंस चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चाहिए कि जिस रेंज में करंट का वैल्यू हाई चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इतना रेंज होता है जहाँ पे करंट का वैल्यू हाई चलता है, मैं वैल्यू भी बता दूंगा जहाँ तक करंट का वैल्यू हमको डिटेक्टेबल होता है। जैसे एक मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। सपोज जैसे हम लोग रेडियो ट्यूनिंग करते हैं, तो हमको पता है 92.7 पे एग्जैक्ट क्लियरली सॉन्ग सुनाई पड़ता है। जैसे मैं 92.7 का बात कर रहा हूँ, तो 92.7 मेगाहर्ट्ज़ पे जब मैं अपना सिग्नल को सेट करता हूँ तो मुझे क्लियरली सॉन्ग सुनाई पड़ता है उस चैनल का जो 92.7 मेगाहर्ट्ज़ पे सॉन्ग्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एमिट कर रहा है या रेडियो सिग्नल से एमिट कर रहा है। बट एट द सेम टाइम यही 92.7 की जगह अगर मैं 92.6 पे भी रहता हूँ तो मुझे 92.7 का कुछ आवाज़ सुनाई पड़ता है, बट विद डिस्टर्बेंस। तो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए भी करंट वैल्यू थोड़ी हाई है, बट इतनी हाई नहीं है कि क्लियर रेजोनेंस दे सके। सेम चीज़ 92.8 के लिए भी होता है। तो ज़रा देखो, करंट का वैल्यू हाई है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम है, बाकी उसके अगल बगल की जो कुछ फ्रीक्वेंसीज़ हैं, एक रेंज होता है उसके अगल बगल पूरा। इसीलिए तुमने कभी दो चैनल्स को एकदम अगल बगल में नहीं देखा होगा। तुम अगर रेडियो चैनल्स को उठाओगे तो 92.7 के बाद 93.5 है, 92.8 करके कोई चैनल नहीं है। वैसे 92.7 के पहले 91.1 करके चैनल है, 92.5, 92.4 करके कोई चैनल नहीं है। तो ये जो बीच में गैप है ना, ये इन चैनल्स का एक रेंज होता है फ्रीक्वेंसी का, जिनके लिए इनका सिग्नल्स डिटेक्ट हो सकता है। मतलब इन सारी फ्रीक्वेंसीज़ के लिए, या यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी फ्रीक्वेंसीज़ के लिए इनका सिग्नल डिटेक्ट हो जाएगा सर्किट में। तो वो जो फ्रीक्वेंसीज़ है जहाँ तक सर्किट डिटेक्ट कर पाता है और जहाँ तक करंट की वैल्यू दे पाता है, वो करंट्स होते हैं आरएमएस करंट्स। मतलब सर्किट में आरएमएस करंट्स तक वैल्यू जो आती हैं उसको हम लोग बोलते हैं कि वो लोअर फ्रीक्वेंसी है और हायर फ्रीक्वेंसी है।
मतलब देखो यहाँ जो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो करंट मिलेगा वो भी RMS होगा, और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जो करंट मिलेगा वो भी RMS होगा। इसको मैं बोलता हूँ ω1 और इसको मैं बोलता हूँ ω2। तो ये जो ω1 से लेके ω2 तक का फ्रीक्वेंसी रेंज है ना, इसको हम बोलते हैं बैंड विड्थ। और ये फ्रीक्वेंसी रेंज जितना छोटा उतना रेजोनेंस अच्छा। ये है I0/√2। ऑफकोर्स ये I0 मैक्स का √2 टाइम्स कम है, ये भी I0 मैक्स/√2 है। ठीक है, तो इन दो फ्रीक्वेंसीज पे जो करंट डिटेक्ट होता है वो RMS करंट डिटेक्ट होता है, और RMS करंट के नीचे के करंट्स को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, या RMS करंट्स के नीचे के करंट्स पे हमको कोई आउटपुट सिग्निफिकेंटली नहीं मिलता है। सिग्निफिकेंट आउटपुट कहाँ तक मिलता है? इन दोनों फ्रीक्वेंसी तक या RMS करंट्स तक मिलता है। और RMS करंट पीक के दोनों साइड एग्जिस्ट कर रहा है, एक राइट साइड में भी RMS करंट का वैल्यू है, लेफ्ट साइड में भी RMS करंट का वैल्यू है। दैट्स वाई वी हैव टू फ्रीक्वेंसी वैल्यूज ऑन बोथ द साइड्स। सो ये जो ω1 से लेके ω2 है, दिस इज कॉल्ड एज आर बैंड विड्थ। तुमने सुना होगा हर एक चीज़, हर एक डिजिटल चीज़ बैंड विड्थ पे काम करता है। जैसे तुम्हारा सेलुलर नेटवर्क एक बैंड विड्थ पे काम करता है ना, टीवी बैंड विड्थ पे काम करता है, रेडियो बैंड विड्थ पे काम करता है। जो रेडियो का बैंड विड्थ है वो 88 अराउंड से स्टार्ट होकर 104 तक जाता है या 107 तक भी जाता है। तो वो पूरा उसका फ्रीक्वेंसी बैंड है। उस फ्रीक्वेंसी में कुछ और चीज़ें नहीं चल रही हैं। उस फ्रीक्वेंसी में अगर कोई और सिग्नल मिक्स होगा तो डिस्टर्बेंस आने लगेगा। तो इसीलिए हर एक का अपना बैंड विड्थ होता है, हर एक सिम कार्ड वालों का अपना बैंड विड्थ होता है। इसलिए वो सिम कार्ड वाले जो डेटा एमिट करते हैं, जैसे तुम बात कर रहे हो, तुम्हारा सिम कार्ड है एयरटेल या कुछ और जो भी सिम कार्ड है, तुम अगर उस पर सिग्नल भेज रहे हो तो तुम्हारा जो एयरटेल प्रोवाइडर है, वो जो तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर है, वो तुम्हारे सिग्नल को अपने बैंड में से ही किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को चूज़ करके भेजेगा। ऐसा नहीं है कि वो वोडाफोन का फ्रीक्वेंसी पिक करके उस पर तुम्हारा सिग्नल मॉड्यूलेट करके भेज दे। ये अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि तब वो सिग्नल जाके वोडाफोन के सिग्नल से मिक्सअप होके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है किसी वोडाफोन कस्टमर को। सो दैट्स हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट गेट्स। बट परेशान होने का ज़रूरत नहीं। बस ये याद रखो कि कुछ फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं जहाँ तक करंट का वैल्यू डिटेक्ट हो सकता है, और वो जो फ्रीक्वेंसी वैल्यूज़ हैं उस पूरे को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज या बैंड विड्थ। ठीक है, और ये बैंड विड्थ को हम लोग डेल्टा ओमेगा से डिनोट करते हैं, डेल्टा ओमेगा। इसका वैल्यू भी है अपने पास, इसका वैल्यू है R/L। ठीक है, डेल्टा ओमेगा का वैल्यू है R/L। ये कहाँ से आता है इसके लिए परेशान होने का तुमको ज़रूरत नहीं है। बस फ़िलहाल के लिए समझ के रखो कि ये आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो तुमको अभी है नहीं। जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे आगे जाके तो तुमको समझ में आएगा कि हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो बैंड विड्थ है उसका वैल्यू R/L क्यों लेते हैं। बट फिलहाल के लिए ये समझो, अगर मुझे अच्छा रेजोनेंस चाहिए, फॉर गुड रेजोनेंस, अच्छे रेजोनेंस के लिए R वैल्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, या पहले एक चीज़ समझो, डेल्टा ओमेगा जो बैंड विड्थ है वो लो होना चाहिए ना, लो या स्मॉल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारा सिग्नल या तुम्हारा जो सर्किट है वो कुछ ही गिनी चुनी फ्रीक्वेंसीज़ के बीच में करंट को डिटेक्ट कर पाता है, तो बाकी सारे करंट तो अपने आप इग्नोर हो जाएंगे ना, बाकी सारे करंट तो अपने आप रिजेक्ट हो जाएंगे। इसका ये मतलब है कि अगर तुम अपना बैंड विड्थ छोटा रखते हो तो तुम्हारा रेजोनेंस का फैक्टर बढ़ जाएगा, तुम्हारा रेजोनेंस का क्वालिटी बढ़ जाएगा। मतलब तुम्हारे पास एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी उसी रेंज में जिसमें डिस्टर्बेंस आने का चांसेस बहुत कम होगा। अगर तुम्हारा बैंड विड्थ छोटा है, सोचो ना ये बैंड विड्थ छोटा है, तो इसमें कोई बहुत कम ही फ्रीक्वेंसीज हैं जो डिस्टर्बेंस कॉज कर सकती हैं। अगर यही बैंड विड्थ तुम बड़ा कर दो तो यही ज़्यादा बैंड विड्थ होने की वजह से ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो इसलिए तुमने पहले ब्रॉडबैंड्स वाले इंटरनेट यूज़ किए होंगे ना, पहले ब्रॉडबैंड चलता था, अभी भी ब्रॉडबैंड चलता है, बट अभी यूजुअली हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ करते हैं ना। तो फाइबर ऑप्टिक्स और ब्रॉडबैंड में क्या फ़र्क है? ब्रॉडबैंड तुमको स्पीड अच्छा नहीं देता है, फाइबर ऑप्टिक्स तुमको स्पीड अच्छा देता है। क्या रीज़न है? रीज़न यही है कि ब्रॉडबैंड में बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रेंज होता है या बहुत लंबा फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, जिसके वजह से सिग्नल्स का डिस्टर्बेंस या मिक्सअप बहुत होता है, जिसकी वजह से एक्यूरेसी या रेजोनेंस कम है। मतलब जैसे तुमने कोई डेटा एक्सेस करना चाहा, तुमने सपोज गूगल पे कोई भी चीज़ सर्च किया, तो होता क्या है, तुम सिग्नल रिसीव करते हो ना, तुम यहाँ से पहले एक रिक्वेस्ट डालते हो कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो गूगल के सर्वर से आती है तुम्हारे पास इंटरनेट के थ्रू, और इंटरनेट के थ्रू तुम्हारे पास आके तुम्हारे ही डिवाइस में कैसे पहुँचना है उसको कैसे पता? बिकॉज योर डिवाइस हैज़ दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी विच कैन क्रिएट अ रेजोनेंस फॉर दैट पर्टिकुलर सिग्नल।
ओके, तो ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म चल रहा है, बट परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। देखो, अगर डेल्टा ओमेगा स्मॉल चाहिए, अगर फ्रीक्वेंसी रेंज कम चाहिए, बस इतना याद रखो कि अच्छा रेजोनेंस होने के लिए ये छोटा होना चाहिए। ये जितना छोटा होगा रेजोनेंस उतना शार्प होगा, ठीक है, फॉर गुड रेजोनेंस और शार्प रेजोनेंस, ठीक है। अब ये छोटा कैसे कर सकते हैं? ये छोटा करने के लिए आर क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, एंड एल लार्ज होना चाहिए। एल लार्ज करोगे तो ये डिनोमिनेटर क्वांटिटी लार्ज, तो ये क्वांटिटी स्मॉल, ये क्वांटिटी स्मॉल, तो भी ये क्वांटिटी स्मॉल, ठीक है। और एक लास्ट जो चीज़ अपने को डिस्कस करनी है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है, इट इज़ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके कंपैरिजन में कितना लंबा विड्थ है तुम्हारा। अगर बैंडविड्थ छोटा है तो क्वालिटी फैक्टर हाई है, बैंडविड्थ बड़ा है तो क्वालिटी फैक्टर लो है। यही मैं बता रहा था तुमको कि जिसका ब्रॉड बैंड होता है या जिसका बैंडविड्थ लंबा होता है उसका क्वालिटी फैक्टर गिर जाता है, इसलिए तुमको स्पीड नहीं मिलता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट और ये है बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा। ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ से देखो, इट इज़ 1/√LC, एंड ओमेगा, डेल्टा ओमेगा की वैल्यू क्या है? डेल्टा ओमेगा की वैल्यू है R/L, तो L नीचे रह जाएगा, सॉरी L ऊपर आ जाएगा और ये R इधर आ जाएगा, राइट। दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी हैव गॉट। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है? देयरफॉर क्वालिटी फैक्टर Q विल बी इक्वल टू, ये L और √L कैंसिल हो सकता है तो ऊपर √L बचेगा, तो हमको मिल रहा है 1/R√L/C, सिंपल। तो देखो ना, बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए हमको L हाई चाहिए था, राइट, सॉरी बैंडविड्थ कम करने के लिए हमको L हाई चाहिए था, तो क्वालिटी फैक्टर बढ़ाने के लिए भी L हाई चाहिए। सो फॉर Q टू बी लार्ज L शुड बी लार्ज, और हमको पता है R छोटा रखना था हमको, सो दैट डेल्टा ओमेगा कैन बी स्मॉल या बैंडविड्थ कैन बी स्मॉल, तो यहाँ भी R छोटा ही होना चाहिए क्योंकि R यहाँ डिनोमिनेटर में है। यहाँ एक और तुमको वैल्यू मिली है, C शुड बी क्या होना चाहिए? C, अगर क्वालिटी फैक्टर हाई होना है तो C शुड ऑल्सो बी स्मॉल, ठीक है। तो ये रेजोनेंस के बारे में कुछ चीज़ें हैं, जैसे अभी ये दोनों को हमको थोड़ा और बात करना है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे, बट फिलहाल के लिए क्या क्या समझा है हम लोग ने? फिलहाल के लिए हमने ये समझा है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिस पे करंट मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, और कुछ उसके अगल बगल में फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिनके लिए करंट वैल्यू RMS हो जाती है, मतलब डिटेक्टेबल करंट आता है। ऐसा नहीं है कि डिटेक्ट ना हो, डिटेक्टेबल करंट है, मतलब उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है। और ये जो डिटेक्टेबल करंट का रेंज है, ये जितना कम रखेंगे क्वालिटी फैक्टर उतना हाई होगा या रेजोनेंस उतना अच्छा होगा, शार्प होगा। और शार्प रेजोनेंस है तुम्हारा तो ऑब्वियसली तुम्हारा सर्किट किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, ओके, ठीक है। ये नोट डाउन करो, फिर थोड़ी सी 2-3 चीज़ें बची हैं, वो अपने को ओमेगा 1 और ओमेगा T के बारे में बोलना है, फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ओके। आई अंडरस्टैंड लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, बट ठीक है, फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो करना पड़ेगा। नोट डाउन करो, ओके। चलो, कुछ 2-3 चीज़ें बची हैं, 2-3 क्या, एक ही लास्ट कंक्लूजन बचा है। इन फ्रीक्वेंसीज़ का नाम देना है अपने को, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो मिला है इसको एक नाम देना है, मतलब रेंज का नाम हमने बता दिया है ना कि रेंज है बैंडविड्थ, तो वो 2 फ्रीक्वेंसीज़ को क्या बोलते हैं, बस वो बोलना है, फिर ख़त्म हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। लेट्स सी, इतनी गर्मी हो रही है पढ़ाते पढ़ाते, फ़ैन चालू करो तो डिस्टर्बेंस आ जाएगा वीडियो में, ओके। चलो, हाँ, मैं क्या बोल रहा था, इन 2 फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में। तो इन 2 फ्रीक्वेंसीज़ पे अगर मुझे पता है करंट का वैल्यू कितना है, तो करंट का वैल्यू ये है, राइट, इट इज़ I0 मैक्स बाई √2। तो हमको पता है जो पावर का वैल्यू है, पावर का वैल्यू है I0 मैक्स का होल स्क्वायर इंटू R/2। ये कौन सा पावर है? ये मैक्सिमम पावर है। अगर मैं पावर निकालूं एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे निकालता हूँ तो क्या आएगा देखो। तो हमको पता है इन दोनों पे I0 का वैल्यू कितना है, वही सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ। इन दोनों पे I0 का वैल्यू है I0 मैक्स अपॉन √2, राइट।
ये वैल्यू हो जा रहा है ना, तो इसका पूरे का स्क्वायर इंटू आर अपॉन 2। समझ में आया फॉर्मूला सबको? सब्स्टिट्यूशन देखो, हमको पता है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे जो वैल्यू है करंट की वो कितनी हो जा रही है, वो आई नॉट मैक्स बाय रूट 2 हो जा रही है ना, तो वही मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, आई नॉट मैक्स बाय रूट 2। अब इस पूरे का तो स्क्वायर है ही ऑलरेडी फॉर्मूला में, तो स्क्वायर इंटू आर बाई 2, स्क्वायर कर लो, क्या मिल जाएगा तुमको मिल जाएगा आई नॉट मैक्स का होल स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाई ये 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4। ये तुमको मिल गया पावर एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। ध्यान से देखो, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे जो पावर है वो ओमेगा नॉट पे जो पावर है उसका आधा है, isn't it? So these frequencies omega 1 and omega 2 are called half power frequencies. Very important. एग्ज़ाम में पूछ देगा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होती है या हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज क्या होते हैं। सो दीज आर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, मतलब ये ऐसी फ्रीक्वेंसीज है जहाँ पे पावर ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है या हाफ हो जाता है। सो देयरफॉर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, डेफिनेशन देख लो, आर फ्रीक्वेंसीज एट विच पावर in the circuit decreases to half its value। ये होता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का मीनिंग। ठीक है, ये रेडियो ट्यूनिंग का थोड़ा एग्जांपल से समझ में आया होगा तुमको कि क्या मीनिंग है बैंडविड्थ का। बोलने को तो मैं दिन भर बोल सकता हूँ, बट क्या ज़रूरत है उसका, है ना? कोई भी बोल सकता है, जिसको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो, जिसने भी फिज़िक्स पढ़ा है तो वो तो बोलेगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमको ज़रूरत कितना है समझने का, ज़रूरत है हमको समझने का ये कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के रेंज को क्या बोलते हैं, ये ओमेगा नॉट क्या है, और ओमेगा नॉट और ओमेगा 1 ओमेगा 2 के रेंज में क्या रिलेशन है। तो हमने देखा कि फॉर्मूला आता है क्वालिटी फैक्टर का, दैट इज़ 1/r इंटू रूट एल बाई सी। और ये क्वालिटी फैक्टर क्या है, क्वालिटी फैक्टर है रेशो ऑफ ओमेगा नॉट टू डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो इतनी बातें एनफ है गुड रेजोनेंस कंडीशन के लिए सीरीज़ एलसीआर सर्किट में। और यहाँ पे सीरीज़ एलसीआर रेजोनेंस, पैरेलल एलसीआर रेजोनेंस ख़त्म हो जाएगा, अपना टॉपिक ख़त्म हो चुका है अब तक। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचा है एसी सर्किट्स चैप्टर में, थियरी पार्ट का मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज़ एलसी ऑसिलेशंस। तो एलसी ऑसिलेशंस पे एक अलग से वीडियो हम लोग बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो उस पर ही होने वाला है। तो आज के लेक्चर से अगर कुछ भी डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट करो बिंदास। आई होप सबको समझ में आया होगा। कोई भी कैसा भी डाउट है तो पोस्ट करो कॉमेंट्स में, आई विल ट्राई टू क्लियर इट। अगर कुछ बड़ा डाउट है तो आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो एज वेल, जो मैं हर वीडियो में बोल भी रहा हूँ। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स ऑल। ओके, बाय एवरीवन, थैंक यू।